सावन के महीने में जब भारतवर्ष के सभी शिवालयों में आस्था का सैलाब उमड़ रहा था, तब इस भीड़ से कोसों दूर इस बियाबान जंगल के सुनसान शिवधाम में कुछ हो रहा था। कुछ ऐसा जो इंसानी सोच समझ से कोसों दूर था। मंदिर की शिलाओं पर शिवलिंग प्रकट हो रहे थे अपने आप। कोई शंका नहीं, जो भी हो रहा था सैकड़ों लोगों के सामने हो रहा था। सावन के महीने में बहुत शिवलिंग निकलती हैं यहाँ पे। इस पहाड़िये में बहुत शिवलिंग निकलती, देखने के लिए बहुत मिलती है। नई पिंडियाँ उत्पन्न होती हैं और सावन के महीने के बाद वे ऑटोमेटिक अपने आप शांत हो जाती हैं। बात केवल एक बार की नहीं थी। दावे के मुताबिक पिछले 500 सालों से यह चमत्कार हर साल होता है। पूरे साल ये धाम सन्नाटे में पड़ा रहता है। लेकिन सावन शुरू होते ही यहां अलौकिक हलचल शुरू हो जाती है। मंदिर की पहाड़ी पर शिवलिंग निकलने लगते हैं और सावन खत्म होते ही अदृश्य हो जाते हैं। ये एक तो ये रहा, एक तो ये है, एक ये रहा, एक ये इस इधर 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 ये दिखाओ, ये दिखाओ, ये शिवधाम के चारों तरफ जंगल है। जंगल खूंखार जानवरों और जहरीले नागों से भरा पड़ा है। पूरे साल जंगली जानवर अपनी मांद में रहते हैं, लेकिन सावन की आहट पाते ही शिवलिंग की तरफ खींचे चले जाते हैं। ये क्या है? ये देखो, ये तो पग मार्क्स है। लोगों ने कहा इस शिवलिंग की महिमा अपार है। ये कुछ और नहीं, महादेव के पशुपतिनाथ रूप का चमत्कार है। सावन के महीने में जो शिवलिंग है उसके दर्शन के लिए तेंदुआ और सांप बहुत ताकत में आते हैं, और कोई महीने में दिखे ना दिखे, ये सावन के महीने में दिखते हैं। किसी ने कहा ये होता है, किसी ने कहा वो होता है, लेकिन हमारा एक ही सवाल था, ये सब क्यों होता है? मान्यता है इस धाम में अदृश्य शिव शक्ति का वास है, जो सावन में परम शक्तिशाली हो जाता है। इसका गवाह है धाम का प्राकृतिक शिवलिंग, जिसकी गहराई वैज्ञानिक तक नहीं समझ पाए। बड़े से बड़े यंत्र भी बेकार गए। जब DRDO ने इसे सिद्ध कर दिया कि वास्तव में ही इसकी लंबाई का कोई ठिकाना नहीं है, कितना अनंत है ये शिवलिंग, इतनी लंबाई है इसकी, तो इसके बाद में लोगों को भी विश्वास हुआ और भी श्रद्धा आस्था जागी लोगों के अंदर। उन्होंने 3 दिन लगातार प्रयास किया अलग अलग मशीनों के माध्यम से, पहले इससे ज़्यादा उनकी नाप नहीं हो पाई और उन्होंने वो छोड़ना पड़ा। इस बार सामना दावे से नहीं, एक सत्य घटना से था। चुनौती पड़ताल की नहीं, एक पारलौकिक शिवलिंग की पहेली सुलझाने की थी। तो तैयार हो जाइए उस शिव भूमि के रहस्यों को समझने के लिए।
मान्यताओं के मुताबिक जो सावन में सीधे शिवलोक से जुड़ जाता है। उलझनों और सवालों के साथ ये कहानी शुरू हुई थी मध्य प्रदेश में मुरैना के एक जंगल से। मंजिल था टेकरी गांव का टेलरी महादेव मंदिर। सामने एक विशाल और खूबसूरत झरना था। उसका स्रोत उसी शिवधाम की पहाड़ी थी। हैरत की बात यह है कि उस मंदिर के आसपास जल की एक बूंद नहीं दिखती, लेकिन चंद किलोमीटर के फासले पर इतना बड़ा झरना निकलता है। पहले कदम से ही पहेलियों का जाल बिछना शुरू हो गया था। आखिर उस शिवधाम में ऐसा क्या है? वहां अपने आप शिवलिंग कैसे निकलते हैं, और वो भी केवल सावन में? अब हम पहुंचने वाले हैं टेकरी गांव, वो गांव जो उस पर्वत के सबसे करीब है, जिस पर्वत के ऊपर भगवान शिव का मंदिर है। और कहते हैं कि उसी गांव के नाम पर उस शिव मंदिर की पहचान है। लोग टेकरी शिव मंदिर के नाम से उसे जानते हैं, उसी नाम से लोग उसे पुकारते हैं। और कहा तो ये भी जाता है कि उस गांव के लोगों के पास जितनी कहानी उस शिव मंदिर को लेकर, शिव मंदिर के आसपास होने वाले चमत्कार को लेकर है, उतनी कहानी किसी को आज तक मालूम ही नहीं। उस अलौकिक शिवधाम की कहानियां इस गांव की रोजमर्रा का हिस्सा थीं। लेकिन ये लोग जानबूझकर उन कहानियों को फैलने नहीं देते। इन्हें डर है कि भीड़ की वजह से मंदिर की पवित्रता खतरे में पड़ सकती थी। हमने पूछा तो लोगों ने कहा, आपने जो सुना है सही सुना है। और इस पहाड़ पर जहाँ भी आप देखोगे वहाँ आपको भगवान शिव की आकृतियाँ दिखाई देंगी। और ये केवल एक ही माह आपको भगवान शिव की हजारों आकृति इस पहाड़ पर दिखाई देंगी। और भादो मास भाद्रपद जब शुरू होता है तो ये आकृति स्वतः ही अदृश्य हो जाती हैं। ऐसी परिकल्पना ग्रामीणों या हम लोगों के द्वारा भी कई बार इस पहाड़ पर देखी गई है। हमने अधूरी कहानी सुनी थी। मामला स्वयंभू शिवलिंग से भी आगे था। मंदिर के चारों तरफ जंगल है। जंगल तेंदुए, सियार, लकड़बग्घे और जहरीले सांपों से भरा है, जो साल भर जंगल में शांत रहते हैं, लेकिन सावन शुरू होते ही शिवलिंग की तरफ खींचे चले आते हैं। यहाँ पे रात को सांप, जंगली जानवर वगैरह आते हैं और भोलेनाथ की पूजा करते हैं। इसी और हमारे पुराने बुजुर्ग लोग हैं, उन्होंने हम लोगों को बता रखा है कि यहाँ पे भोले बाबा की तरफ से यहाँ रात को कोई रुक नहीं पाता है। क्यों नहीं रुकता है? क्योंकि यहाँ पे सभी सांप वगैरह रात को जंगली जानवर भोले बाबा की पूजा करने आते हैं। इसीलिए यहाँ पे रात को रुकना बहुत ज़्यादा प्रतिबंधित है। दावे के मुताबिक रात के वक्त जंगल के तेंदुए और नाग मंदिर में आते हैं, शिवलिंग की परिक्रमा करते हैं, रात भर वहीं रहते हैं, फिर सुबह मंदिर खुलने से पहले वापस जंगल में चले जाते हैं। लोग बढ़ चढ़कर हमें उस शिवालय की कहानियां सुना रहे थे, लेकिन हमारे दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। आखिर उस धाम में ऐसा क्या है? वहां इतनी सारी अलौकिक घटनाएं क्यों होती हैं? तो मालूम चला उस धाम की असल शक्ति है वहां का शिवलिंग। जो सैकड़ों साल पहले धरती को चीरकर अपने आप बाहर निकला था। कहते हैं उस शिवलिंग में भगवान शिव की अद्भुत शक्ति का वास है, जो सावन में जागृत हो जाती है। गांव वाले पूरी आस्था के साथ मानते हैं कि उस धाम में जो भी चमत्कार होता है उस शिवलिंग की वजह से होता है।
शिवलिंग की जड़ तक आज तक ना तो कोई पहुंच पाया है और ना कोई पहुंच पाएगा। जो भी रहस्य है वो शिवलिंग की जड़ में ही छुपा हुआ है। इसीलिए सावन के महीने में जितना भी मतलब शिवलिंग निकलती हैं वो उसी के कारण निकलती हैं। लोगों की आस्था का हम सम्मान करते हैं, लेकिन हमें एक भी बात हजम नहीं हो रही थी। जंगली जानवर मंदिर में क्यों आएंगे? वो तो आबादी से दूर भागते हैं। रही बात सावन में शिवलिंगों के प्रकट होने की, तो पहाड़ों में उस आकार के शिलाओं की कमी नहीं होती। सारी हकीकत कुछ ही देर में सबके सामने होगी। मंदिर अब हमारे सामने था। घने जंगलों से घिरे इस शिवालय का पहला दृश्य अद्भुत था। पास में कुछ पहाड़ियां भी थीं। दावों की सच्चाई जो भी हो, लेकिन सामने का नजारा शानदार था। लोग बोलते हैं तो जरूर कुछ होगा, लेकिन क्या वाकई शिवालय की शिलाओं पर अपने आप शिवलिंग प्रकट होते हैं? और रात में जंगली जानवरों के आने का राज क्या है? पहले इस मंदिर की कहानी समझते हैं। क्या पता उसी में से कोई सुराग मिल जाए। मंदिर के अंदर पहुंचते ही हमें झटका लगा। यहां कुछ भी ऐसा नहीं था जो देश के बाकी शिवालयों से अलग दिखे। दावे के मुताबिक इस भूमि पर शिव की अद्भुत शक्ति का वास है, जो सावन में जागृत हो जाती है। पहाड़ की शिलाओं पर प्राकृतिक शिवलिंग प्रकट होने लगते हैं। साल के 11 महीने जंगल के जानवर मंदिर के आसपास फटकते तक नहीं, लेकिन सावन शुरू होते ही रोज रात मंदिर में शिवलिंग के आसपास मंडराते देखे जाते हैं। कहते हैं वो शिवलिंग ही इस भूमि की शिव शक्ति का स्रोत है, जिसकी जड़ में उस दिव्य शक्ति का वास है। शिवलिंग तो प्राकृतिक था। आधुनिक रंग रोगन ने इसकी आभा को फीका कर दिया था, लेकिन इसका चमत्कार की कहानियों पर कोई असर नहीं पड़ा। ये जो जानवर और सांप यहाँ पर आते हैं, ये भगवान शिव की पूजा करने के लिए आते हैं, उनकी अर्चना करने के लिए आते हैं। और कई बार यहाँ पर ऐसा देखा गया है कि यहाँ पर बेलपत्र भी चढ़े हुए मिलते हैं। सुबह के समय जल चढ़ा हुआ मिलता है, फूल चढ़े हुए मिलते हैं। ऐसा कई लोगों के द्वारा, यहाँ पर भक्तों के द्वारा देखा गया है। यहाँ जो भी होता है वो सब इस शिवलिंग की वजह से होता है, लेकिन हम कैसे मान लेते? गर्भगृह छोड़ो, पूरे मंदिर में हमें एक भी खास बात नहीं दिखी। हमारी पुजारी के साथ मंदिर से जुड़े लोगों से मुलाकात हुई। फिर कुछ ऐसी बातें सामने आईं जिसने इस शिवधाम को लेकर हमारी सोच बदल दी। प्राकृतिक शिवलिंग के पास की जगह, जो अभी टाइल्स की वजह से चमकदार दिख रही थी, कुछ समय पहले इसकी हालत ऐसी थी। शिवलिंग के बगल में एक बड़ा सुराख था, जहां से शिवलिंग की गहराई दिखती थी। गहराई अनंत थी, दूसरा छोर दिखता ही नहीं था।
मतलब पिंडी तो यही है। आकार ये अपने टाइल्स वगैरह मार्बल वगैरह बाद में लगा दिए हैं। उससे पहले इसके चारों तरफ हमने देखा था, गहराई जाते हुए देखा है हमने इसको। चारों तरफ खुला हुआ है और अंदर आप देखोगे तो कुछ दिखेगा नहीं, केवल गहराई ही दिखेगी आपको। अंधेरा दिखेगा इसके अंदर। चंद साल पहले इस शिवालय से जुड़ी एक ऐसी घटना हो गई जिसने यहां से जुड़ी मान्यता को और गहरा कर दिया। इस बार डीआरडीओ के कुछ वैज्ञानिक मंदिर की पहाड़ी का सर्वेक्षण करने आए थे। लोगों से शिवलिंग की कहानी सुन उन्हें भी हैरत हुई। फिर शिवलिंग के पास वाले सुराख से यंत्र डालकर शिवलिंग की गहराई नापने की कोशिश की गई, लेकिन 153 फीट के बाद उनके सारे वैज्ञानिक यंत्र नाकाम हो गए, लेकिन शिवलिंग का दूसरा छोर नहीं मिला। शासन के द्वारा एक मशीन के माध्यम से तो उन्होंने नापा, तो उसकी लंबाई जो उसकी गोल गोल लंबाई है जो शिवलिंग बना हुआ है, इसकी 153 फीट तक गहराई नाप चुके। उसके बाद उनकी मशीन काम नहीं कर रही थी। उन्होंने 3 दिन लगातार प्रयास किया अलग अलग मशीनों के माध्यम से, पहले इससे ज़्यादा उनकी नाप नहीं हो पाई और उन्होंने वो छोड़ना पड़ा। वैसे तो अब तक केवल कहावतें थीं, केवल लोगों के मुंह से सुना हुआ था कि बस ये चमत्कारी है, इतना बड़ा है शिवलिंग। लेकिन जब डीआरडीओ ने इसे सिद्ध कर दिया कि वास्तव में ही इसकी लंबाई का कोई ठिकाना नहीं है, कितना अनंत है ये शिवलिंग, इतनी लंबाई है इसकी, तो इसके बाद में लोगों को भी विश्वास हुआ और भी श्रद्धा आस्था जागी लोगों के अंदर। आज भी एक चमत्कार आंखों के सामने दिखता है। रोज सैकड़ों लीटर जल और दूध से शिवलिंग का अभिषेक होता है। यहां से निकास का मार्ग नहीं, फिर भी सारा दूध और जल कहां चला जाता है कोई नहीं जानता। जब आप जल चढ़ाते हैं तो वो जल एक तरफ से निकल जाता है, लेकिन इस मंदिर में जल के निकलने का कोई स्रोत नहीं है, जबकि हर दिन सैकड़ों की संख्या में लोग आते हैं, जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, शहद चढ़ाते हैं। और ऐसा लोग मानते हैं, लोगों के बीच ऐसी कहानी है कि भगवान शिव उसे ग्रहण कर लेते हैं। लोग मानते हैं वो सुराख भले ही बंद हो गया, लेकिन शिवलिंग की जड़ में समाई वो दिव्य शक्ति आज भी काम करती है। तभी सावन के दिनों में आज भी शिवलिंग निकलते हैं। नाग और जानवर आज भी आते हैं। ज्यादा माथापच्ची की जरूरत नहीं थी। देखते हैं शिवलिंग निकले हैं या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि सामान्य शिलाओं को शिवलिंग का नाम दे दिया जाता है? हमें तो इसी बात के आसार ज्यादा लग रहे थे। ये पूरा पहाड़ का जो ये हिस्सा है, इस हिस्से में कई ऐसी जगह हैं जहां पर शिवलिंग अपने आप दिखने लगते हैं। आना, तेजी से आओ। उन स्वयंभू शिवलिंगों को खोजना कोई बड़ी बात नहीं थी। गांव वाले पूरे सावन उनका जलाभिषेक करते हैं। जंगल में पत्थरों का एक घेरा दिखा। नजदीक जाकर देखा तो अंदर एक नन्हा शिवलिंग था। बेहद छोटा, जलहरी के साथ आकार और आकृति साफ दिख रही थी। मंदिर के पास में ही ये पहला स्थान है
जहां मुझे कोई ऐसा पत्थर दिखा है जिस पत्थर को देखकर आप ये कह सकते हैं कि ये शिवलिंग जैसा दिखता है। शायद इसीलिए किसी ने इसे आइडेंटिफाई भी किया है और चारों तरफ से पत्थर लगा दिए हैं। ऐसा माना जाता है कि सावन के महीने में ही ये शिवलिंग दिखते हैं यहाँ, और जैसे ही सावन का महीना बीत जाएगा वैसे ही ये शिवलिंग दिखने बंद हो जाएंगे। मंदिर के करीब पहाड़ियों में शिवलिंगों का जखीरा था। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे पहाड़ पर कुदरती शिवलिंगों की भरमार थी। अब इस पत्थर को देखिए, इस पत्थर के ऊपर आपको कहीं कोई आकृति नहीं दिखेगी, लेकिन एक हिस्से में ऐसी आकृति बनी हुई है जिसको देखकर आप पहली बार में ही कहेंगे कि ये शिवलिंग ही है। अब यहाँ बिल्कुल इसके आसपास में कहीं कुछ नहीं है, लेकिन जब यहाँ से कुछ दूर पर और जाकर देखेंगे तो वहाँ भी किसी ऐसे पत्थर पर ही या फिर कहीं अचानक बीच में आपको लगेगा कि एक आकृति दिख रही है जो शिवलिंग की तरह दिखता है। ये शिवलिंग सावन के बाद अदृश्य होंगे या नहीं, ये हमें नहीं पता था, लेकिन इस बियाबान में शिलाओं पर कुदरती तौर पर इनका मौजूद होना किसी आश्चर्य से कम नहीं था। लेकिन ये हुआ कैसे? क्या वैसे ही जैसा लोगों ने कहा था, या कहानी कुछ और थी जिसे लोग नहीं जानते, या यूं कहें जानने की कोशिश भी नहीं की? कुदरती शिवलिंगों के बीच हमें जानवर के निशान दिखे। आकार से किसी तेंदुए का लग रहा था। ये क्या है? ये देखो, ये तो पग मार्क्स है, एक दो, यहां भी ये तो तेंदुए का पग मार्क है। यहां 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 और यहां, इस स्थान पर, इस जगह पर बहुत मुश्किल से किसी भी जानवर का पग मार्क मिल सकता है। मैं आपको ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आसपास में पत्थर ज़्यादा हैं, मिट्टी बहुत कम जगह दिखती है और झाड़ियां हैं। तो झाड़ियों में और पत्थर के ऊपर पग मार्क मिलना मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अब इसे संयोग कहिए या फिर कुछ और, लेकिन तेंदुए का पग मार्क एक और दो पग मार्क दिख रहे हैं। निशान ताजे थे, यानी कुछ देर पहले यहां खूंखार तेंदुए थे। लेकिन क्यों भरी दोपहर के वक्त इतनी गर्मी में तेंदुए यहां क्यों आए थे? यह तो शिकार का भी समय नहीं था। कहीं ये वही तेंदुआ तो नहीं था जो शिवलिंग पर रोज रात के वक्त आता है। मंदिर और जंगल में बहुत फासला नहीं था, लेकिन पक्का किए बगैर कुछ भी कहना सही नहीं था। अब एक ही रास्ता बचा था, रात में मंदिर में रुकें और सच्चाई को परखें। लेकिन हमारे इरादों का पता चलते ही गांव में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने रात में रुकने की इजाजत देने से साफ इनकार कर दिया। इसके लिए आस्था और मान्यताओं का हवाला दिया गया। क्या कह रहे हैं, रात में एक बार तो रुक सकते ना? नहीं रुक सकते, नहीं रुक सकते। नहीं श्रीमान जी, मैं लगातार 5 साल से यहाँ पर आ रहा हूँ, हर सोमवार को आता हूँ। शाम तक हम अपनी सारी पूजा अर्चना करके वापस चले जाएं, तो रात को कभी हम यहाँ पे नहीं रुके। आपसे ये निवेदन है, आप कृपया रात में यहाँ पे नहीं रुकेंगे। हम यहाँ पे एक मिनट, मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात सुनिए। हाँ जी बताइए। आज बस रात में हम कुछ देर के लिए रुकना चाहते हैं। नहीं बिल्कुल। बड़े भैया, मैं आपका सम्मान करता हूँ, हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, हमारे अंकल जी हैं। जब आपसे इतनी मना कर रहे हैं तो आप क्यों जिद कर रहे हैं? जब ये दादा की उम्र 80 साल हो गई है,
जब तक ये आज तक यहाँ नहीं रुके हैं, मैं हूँ आज तक नहीं रुके? आज तक नहीं रुके ना। आज तक ये यहाँ इतनी दूर से आते हैं, 5 साल हो गए यहाँ, रात को भी आते हैं, फिर भी दर्शन करके लौट जाते हैं, नहीं रुकते हैं यहाँ। लेकिन इतनी बहस का एक फायदा मिला, मंदिर में गोप्रो कैमरा लगाने की इजाजत मिल गई। हम नहीं रुकते हैं, खुद हम नहीं रुकते हैं, लेकिन मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं कैमरा लगा देता हूँ। ठीक है भाई देख लो, आपकी इच्छा है, बाकी हमने तो आपको कैमरे में आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, आप लगा लो। मिलने वाला नहीं है कुछ, कैमरा नहीं मिलने वाला है। अदृश्य शक्ति आती है यहाँ, काम करती हैं यहाँ पर। अदृश्य शक्ति कैमरा में कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला, हम तो रहे हैं। रुक नहीं सकते, कैमरा लगा सकते हैं। हमारे लिए इतना ही काफी था, हमारा काम कैमरे कर देंगे। पहला कैमरा हमने शिवलिंग के पास लगाया। दावे के मुताबिक सबसे अहम हलचल यही होती है। कहते हैं यहां नाग आते हैं, तेंदुए आते हैं। अगर कुछ भी ऐसा होगा तो सारे दृश्य कैमरे में कैद हो जाएंगे। दूसरे कैमरे के लिए हमने मंदिर की छत को चुना। सामने से मंदिर का रास्ता था जो सीधे जंगल की तरफ निकलता था। जानवर तो कहीं से भी आ सकते थे, लेकिन आबादी के पास रहने वाले जानवर अक्सर इंसानों वाला रास्ता अपनाते हैं। एक कोने में ये कैमरा हम लगा रहे हैं और इस कैमरे को हमने यहाँ फिट कर दिया है और यहाँ से अब जंगल की तरफ, अगर कोई जंगल की तरफ से कोई जानवर आता है या फिर इस तरफ से कोई जंगल की ओर जाता है, वो सब कुछ इस कैमरे में कैद हो जाएगा। दोनों कैमरे को काम पर लगाकर हम मंदिर से चले गए। रात में नींद आंखों से कोसों दूर थी। दिमाग में सारी बातें घूम रही थी। क्या वाकई उस धाम में इस वक्त जंगली जानवरों का जमघट लगा होगा? यहाँ पे रात को सांप, जंगली जानवर वगैरह आते हैं और भोलेनाथ की पूजा करते हैं। ये जो जानवर और सांप यहाँ पर आते हैं, ये भगवान शिव की पूजा करने के लिए आते हैं, उनकी अर्चना करने के लिए आते हैं। सुबह होते ही हम सबसे पहले गर्भगृह पहुंचे। पूजा का कोई निशान नहीं था, ना कोई फूल, ना कोई बेलपत्र। शिवलिंग एकदम साफ था। ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है कि बदला हुआ दिख रहा हो, सब कुछ वैसा ही है। गर्भगृह में जो चीज़ें जहाँ थी वो वहीं है। गोप्रो कैमरा हमने जहाँ लगाया था वो वहीं है। शिवलिंग को जिस स्थिति में आखिरी बार हमने देखा था वो भी बिल्कुल वैसे ही है, कुछ भी नहीं बदला है। कुछ भी बदला हुआ तो नहीं दिख रहा है। फिर हमने शिवलिंग पर लगे गोप्रो कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी। इसमें भी कुछ नहीं दिखा, ना कोई नाग, ना कोई तेंदुआ। पूरी रात शिवलिंग के पास कोई हलचल नहीं हुई।
छत वाले कैमरे का भी यही हाल था। मंदिर के अंदर तो दूर, आसपास एक भी जानवर नहीं फटका था। ऐसे में दावे पर संदेह होना लाजमी था। हाँ, ये सच है कि लोगों ने जो कुछ भी कहा है, लोगों ने जो कुछ भी हमें बताया है, वो वाकई में उन्हें महसूस हुआ होगा या फिर वो एक दूसरे से सुनते चले आ रहे होंगे। ऐसा होता है कि आप एक कहानी किसी से सुनते हैं और उस कहानी पर जब आपको यकीन नहीं होता है तो वो कहानी आप दूसरे किसी को सुनाते हैं, दूसरा फिर तीसरे को, वो फिर तीसरे से 300 तक और 300 से फिर 3000 और 3 लाख लोगों तक ऐसे ही बातें पहुंच जाती है। हो सकता है कि यहाँ लोगों को ऐसा लगता हो, लेकिन मैंने जो कुछ भी देखा है उसमें इस गोप्रो कैमरा में तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। मान्यताओं को लेकर हमारे दिल में बहुत इज्जत है, लेकिन देखे बगैर हम कैसे मान लेते। उलझनों में घिरे हम मंदिर के करीब जंगल से गुजर रहे थे, तभी सामने एक नाग दिखा। मंदिर से बाहर निकलते ही थोड़ा सा जैसे ही आगे बढ़ते हैं, वहाँ सामने एक सांप दिख रहा है। सांप को जैसे ही हमारी आहट मिली, पीछे मुड़ा और फन निकालकर बैठ गया। ये एक अजीब वाकया था। मानो या ना मानो, दिमाग के एक कोने में यही चल रहा था, कहीं ये नाग मंदिर से तो नहीं निकला था। आसपास में झाड़ियां हैं और सांप धीरे धीरे उस झाड़ी की तरफ ही बढ़ता चला जा रहा है। हालांकि जंगल में सांपों का दिखना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन मसला मंदिर और दावे का था। आगे एक और नाग से सामना हुआ। मंदिर के बाहर ये सांप दिखा है। अब ये सांप दिख रहा है और ये सांप जंगल की तरफ धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है और ऐसे ही मुश्किल से 1 से 1.5 मिनट का वक्त चाहिए जब ये सांप सामने जंगल की तरफ चला जाएगा। पीछे ही रहना। अगर ये सांप रात में शिवलिंग पर थे तो गोप्रो कैमरे में क्यों नहीं नजर आए? मंदिर के पास हमें तेंदुए के पंजे के निशान दिखे, ठीक वैसा ही जैसा कुदरती शिवलिंगों के बीच कल दिखा था। ये देखो, ये तो बिल्कुल वैसे ही पगमार्क दिख रहे हैं जैसे जंगल में दिखे थे। मंदिर के पीछे जो गेट है, पीछे का जो द्वार है, उस द्वार से निकलने के ठीक बाद एक साथ इतने सारे पगमार्क दिख रहे हैं। और ये बात मैंने कल भी बताई थी कि इस जगह पर, इस स्थान पर पगमार्क बनना और वो दिखना बहुत संयोग की बात है। ऐसा इसलिए क्योंकि चारों तरफ झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हैं, पत्थर हैं और पत्थर के ऊपर पगमार्क बहुत आसानी से नहीं दिखते हैं। लेकिन यहाँ ये जो हिस्सा है, जिस हिस्से में मिट्टी है, यहीं से वो तेंदुआ शायद गुजरा होगा और ये बिल्कुल वैसा ही है। निशान बहुत गहरे थे, यानी कोई बड़ा तेंदुआ था।
सवाल फिर से वही, क्या तेंदुआ रात के वक्त मंदिर में था? तो छत पर लगे कैमरे में इसकी रिकॉर्डिंग क्यों नहीं दिखी? कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मंदिर में कुछ नहीं दिखा, जो भी दिखा मंदिर के बाहर दिखा। फिर हम कैसे मान लेते कि नाग और तेंदुए का नाता उसी शिवलिंग से था? जानवरों से जुड़ा दावा शक के दायरे में था, लेकिन प्राकृतिक शिवलिंग तो सामने थे। चट्टान पर आकृति तो साफ दिख रही थी। क्या ये वाकई अपने आप प्रकट हुए थे? शायद इसका जवाब भारत से हजारों मील दूर यूरोप के एक देश रोमानिया के छोटे से कस्बे कॉस्टेसिटी में था। यहां ट्रोविन्स नाम के रहस्यमय चट्टान पाए जाते हैं। इनकी खासियत यह है कि पानी का साथ पाते ही अपना आकार खुद बदल लेते हैं। आकार कुछ भी हो सकता है, यहां तक कि अपने जैसे दूसरे पत्थरों को जन्म भी देते हैं। इसी वजह से ट्रोविन्स को लिविंग स्टोन कहा जाता है। रिसर्च करते वक्त हमें एक चट्टान ऐसी दिखी थी। ट्रोविन्स केवल रोमानिया में पाए जाते हैं। अभी तक किसी और देश में इसकी मौजूदगी के साक्ष्य नहीं मिले हैं। वैज्ञानिक खोज में जुटे हैं। मंदिर के पहाड़ की ये शिलाएं कुछ वैसी ही तो नहीं। रही बात सावन के बाद शिवलिंगों के गायब होने की, तो ये भी हो सकता है कि मिट्टी और पत्तियों में दब जाते होंगे। सावन में जमकर बारिश होती है, पहाड़ की मिट्टी नीचे बह जाती है, फिर ये शिवलिंग दिखने लगते होंगे। कुदरत के इस चक्र को लोग अनजाने में चमत्कार समझ जाते होंगे। सावन के महीने में बहुत शिवलिंग निकलती हैं यहाँ पे। इस पहाड़िए में बहुत शिवलिंग निकलती, देखने के लिए बहुत मिलती है। इस पूरे हिस्से को आप देखिए। जब आप इस पूरे हिस्से को देखेंगे तब ये पता चलता है कि यहाँ ये झाड़ियाँ हैं, घास हैं और फिर आपको पत्थर भी दिख रहे होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि जब बारिश हुई है तो बारिश के बाद मिट्टी नीचे की तरफ खिसकने लगती है और नीचे की तरफ खिसक कर जो आसपास में जो झरने हैं या फिर वो पानी के निकलने का जो रास्ता है, उन रास्तों में जाकर वो मिट्टी जम जाती है। इसीलिए यहाँ एक साथ न जाने कितने छोटे बड़े पत्थर दिखने लगते हैं। जब सवाल का जवाब ना मिले तो उसका एक संभावित जवाब खोजा जाता है। शोध की दुनिया में इसे हाइपोथेसिस कहते हैं। मध्य प्रदेश के इस रहस्यमयी शिवालय के लिए हमने जो भी सोचा और अंत में समझा, ये अंतिम फैसला नहीं बल्कि एक संभावित जवाब था। सही और सटीक जवाब या कुदरत की गोद में मिलेगा या किसी ठोस वैज्ञानिक शोध में।